हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑपरेटर इन पाइथन, यानी कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या है, पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। अगर आपने मैथमेटिकल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया होगा, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं और हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो टोटल 7 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो आपने कहीं ना कहीं मैथ के अंदर या फिर आपने कहीं ना कहीं इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया होगा, बट हम पाइथन के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे तो वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा एक एक कर कर कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है यानी कि एडिशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये चारों आपने कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आप समझ सकते हो। जैसे कि आप दो वैल्यू को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यानी कि प्लस कर सकते हो, और एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, यानी कि घटा सकते हो। फिर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन के बारे में समझा देता हूँ। तो मॉडुलस का आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, बट जब भी यहाँ पर आप मॉडुलस का यूज करते हो तो ये आपको रिमाइंडर निकल के देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने 10 को मॉडुलस किया 3 से, तो वहां पर आपको जो रिमाइंडर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। अगर आप मॉडुलस करते हो 3 से 10 को तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का आप जब भी यूज करते हो तो ये आपको स्क्वायर निकाल कर देता है, किसी भी वैल्यू का यहाँ पर आप स्क्वायर निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप इंटीजर कोई भी नंबर देकर यहाँ पर आप स्क्वायर निकाल सकते हो। और फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि ये आपको जितने टाइम्स तक डिवाइड होता है उसका आपको इंटीजर पार्ट देता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं ये वन बाई वन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है अर्थ ऑपरेटर डॉट पी वाई के नाम से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करूंगा, जैसे कि ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर यूज करूंगा 10। मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 10 किया, और यहाँ पर आप यूज कर पाओगे b इक्वल टू 20। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो और यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। तो उसके बाद सबसे पहले हम प्रिंट करने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा जैसे कि a, और उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट करोगे b। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा इस फाइल को, तो यहाँ पर आपको वो 30 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको 30 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको 30 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, यानी कि अब मैं यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं a को माइनस करूंगा, यानी कि a माइनस b। जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया, और इतना करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल को रन करूंगा, तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो मिलेगा वो यहाँ पर आपको -10 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो -10 आ रहा है। फिर उसके बाद हम यूज कर लेते हैं प्रिंट, यानी कि अब मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा, अगर आप 20 को 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 200 देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 200 यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंट, मैं फिर करने वाला हूँ, जैसे कि a को यहाँ पर आप डिवाइड करोगे b से, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी कि ये 0.5 बार जाने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी कि 0.5 यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हो। तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा यानी कि मॉडुलस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे मॉडुलस को, तो a, और उसके बाद मैं मॉडुलस करूंगा 3 से। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको 3 से मॉडुलस करूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर, जैसे कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, और उसको मैं मॉडुलस कर रहा हूँ 3 से, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल को रन किया, और यहाँ पर जो हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आप 1 देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी किसी भी वैल्यू को यहाँ पर आप मॉडुलस करते हो तो उसका यहाँ पर आपको रिमाइंडर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यानी कि एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट किया मैंने,
प्रिंट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं एक बार यहाँ पर मैं इसका 5 का एक्सपोनेंट निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने हैशटैग करना है आपको, तो सिंपल यहाँ पर आप हैशटैग कर सकते हो। तो 2 बार हैशटैग किया मैंने, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका यूज कर इसका यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर मैं आपको एक बार कमेंट में करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप आउटपुट निकालोगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा और आउटपुट कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि 25 यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट 25 देखने को मिलेगा। तो अब देख पा रहे हो कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 25 आ रहा है। अगर यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, जैसे कि मैंने 5 को यूज किया और उसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे, एक बार मैंने और यूज किया और यहाँ पर आपने यूज किया और इसके बाद यहाँ पर आप 3 को यूज कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 3 को यूज किया तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर इसका आउटपुट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट 1 यानी कि 125 यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आपको 125 आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू का यहाँ पर आप यानी कि एक्सपोनेंट निकाल सकते हो, यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट तक यहाँ पर यूज किया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन के लिए यहाँ पर आपको सिंपल इस तरीके से यूज करना है और उसके बाद यहाँ पर मैं 12 को एक बार मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, जैसे कि 3 से। तो यहाँ पर मैं जैसे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा जो आउटपुट में लेवल 4.0 देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बार और यूज करके दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिवाइड करूंगा जैसे कि 5 से। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको आउटपुट फिर से यहाँ पर आपको पॉइंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2.5। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जैसे मैं फ्लोट डिवीजन का यूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर फ्लोट डिवीजन का यूज करूंगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी। तो जैसे मैं इस बार फिर से रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर सिर्फ 2 देखने को मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हो जब भी यहाँ पर आप फ्लोट डिवीजन का यूज करोगे तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देकर समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर आप प्रिंट करने वाले हो, जैसे कि मैंने 3 से, जैसे कि मैंने यहाँ पर a को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको यानी कि पॉइंट की वैल्यू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3.333, इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पर फ्लोट डिवीजन का यूज करूंगा तो यहाँ पर आपको फिर से जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सिर्फ 3 ही यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, टाइप से यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और किस किस टाइप से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले से ही असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा इक्वल टू होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप किस किस टाइप से यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 5 वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, यानी कि जो हमारी 5 वाली वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर यानी कि वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हो। सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले से एक x नाम से वेरिएबल बना रखा है और यहाँ पर मैंने फिर से एक x नाम से एक वेरिएबल और बनाया और उसके अंदर मैंने 2 को यानी कि स्टोर किया, यानी कि मैंने 2 वैल्यू को और असाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है यानी कि जो हमारी 5 और 2 है ये यानी कि एडिशन होकर x के अंदर असाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो, यानी कि आप सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हो मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और x की जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पर आप 2 को प्लस करा रहे हो और टोटल जो वैल्यू होने वाली है हमारी वो 7 होने वाली है। तो x के अंदर जो यानी कि असाइन होने वाली है वैल्यू वो 7 होगी। तो आप इसी तरीके से माइनस के केस में भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा यानी कि आप कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पाइचार्म ओपन कर रखा है और इसके अंदर एक फाइल बना रखी है जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट py नाम से। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसी के अंदर मैं आपको 5 वैल्यू को यानी कि असाइन करने वाला हूं और इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं x को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो यहाँ पर हमें 5 मिलेगी, यानी कि x के अंदर जो स्टोर होगा वो 5 होने वाला है। जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइल को रन किया और यहाँ पर आप आउटपुट देख पाओगे तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप x के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड तरीके से और किस तरीके से असाइन कर सकते हैं वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने x नाम से एक और वेरिएबल बनाया यानी कि यूज किया और उसके अंदर मैं यूज करूंगा यानी कि मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज कर फिर से मैं 5 को यानी कि असाइन करूंगा। फिर इसके बाद मैं जैसे इस यानी कि x को प्रिंट करूंगा तो एक बार मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो 10 देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो हमारा जो आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो 10 देखने को मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू तो ये है। फिर से मैंने x को यूज किया तो इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। और किस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से x नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया। फिर यहाँ पर आप इक्वल टू को यूज करोगे। फिर यहाँ पर मैंने 5 को और असाइन करना चाहा। जैसे यहाँ पर मैंने 5 को और असाइन किया और इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा x को, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा वो हमारा आउटपुट 15 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यानी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो और यहाँ पर आप माइनस के केस में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यहाँ पर आप इक्वल टू का यूज कर और फिर से यहाँ पर आप x माइनस 5 करोगे तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो 10 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 5 जो है वो यहाँ पर माइनस हो गया है। जैसे कि यहाँ पर जो 15 आ रहा था टोटल, फिर उसके बाद मैंने 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हमारा आउटपुट यानी कि 10 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप माइनस के केस में भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो और इस तरीके से भी यहाँ पर आप बना सकते हो। मैंने माइनस का यूज किया, फिर उसके बाद इक्वल टू का यूज करूंगा और मैं 5 को फिर से माइनस करने वाला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ फाइल को तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 5 देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने एक x नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसको प्रिंट किया तो 5 वैल्यू मिली और इस तरीके से यहाँ पर आप सेकंड तरीके से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप माइनस के केस में और यहाँ पर आप प्लस के केस में भी यूज कर सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर आप इनटू के केस में भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन, यानी कि पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। आपने अदर लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे कि या फिर आपने अदर लैंग्वेज में भी यूज किया होगा कि किस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब समझ सकते हो आप ये दो वैल्यू के अंदर कंपेयर करते हैं। अगर दोनों वैल्यू आपको बराबर मिलती हैं तो ये आपको आंसर ट्रू देते हैं, अगर एक भी वैल्यू कम मिली यहाँ पर तो आपको आंसर फॉल्स देने वाले हैं। और ये जब भी आपको आंसर देते हैं यानी कि जब भी आपको आउटपुट देंगे तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में देंगे। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है यहाँ पर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जब भी यहाँ पर आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करोगे तो आप दो वैल्यू के बीच में कंपेयर ही करोगे, बट यहाँ पर आप समझ सकते हो इससे
आप एक स्टूडेंट की मार्कशीट को चेक कर रहे हो, वहां पर आपको मार्क्स को चेक किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है। अगर हमारे मार्क्स 60 से ऊपर हुए या फिर 60 हुए तो हमें फर्स्ट डिवीजन बनानी होती है। अगर 60 से नीचे यानी कि 50 से 55 के बीच में अगर नंबर हुए, यानी कि वहां पर भी एक कंपेयर हो रहा है, यानी कि 50 से 55 के बीच में कंपेयर हो रहा है। अगर इसके बीच में है तो हमें सेकंड डिवीजन बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप 40 से 45 के बीच में भी यूज कर सकते हो, इससे आप थर्ड डिवीजन बना सकते हो। तो इस तरीके से ही हम मार्कशीट को चेक करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर कर। और जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारे टाइप्स के यहाँ पर मैंने ऑपरेटर्स ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो चेक कर रहे हो कि x और x की जो वैल्यू है वो इक्वल इक्वल यानी कि y के बराबर है। अगर बराबर है तो आप इसको ट्रू कर दीजिए, अदरवाइज ये आपको फॉल्स मिलने वाला है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये चेक करता है कि x नॉट इक्वल है यानी कि y के बराबर, यानी कि नॉट इक्वल है या फिर बराबर है। अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन एक भी ट्रू हुई, यानी कि अगर x नॉट इक्वल है, यानी कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि x बराबर नहीं है y के, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन ट्रू होने वाली है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप ग्रेटर देन का यूज करते हो। यहाँ पर आप चेक करते हो ग्रेटर देन में, जैसे कि x जो है वो y से बड़ा है। अगर बड़ा है x 22 है तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो यहाँ पर भी आंसर आपको ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप लेस देन का यूज करोगे, x छोटा है 22 से, हाँ छोटा है तो ट्रू, अगर मतलब बड़ा है तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का यहाँ पर आप यूज करते हो। यहाँ पर आप किस तरीके से चेक कर रहे हो, यानी कि जो x की वैल्यू है वो यानी कि 22 से बड़ी है या फिर बराबर है, तो भी हमें कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू। यहाँ पर आपको एक भी कंडीशन मिलती है तो हमारी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी आप चेक करो जो x है वो छोटा है 22 से या फिर y के बराबर है। अगर यहाँ पर हमें एक भी कंडीशन मिलेगी तो हमारी जो कंडीशन रहेगी वो यहाँ पर ट्रू रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जिससे कि और भी हमें क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से यहाँ पर एक फाइल बना रखी है और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक ऑपरेटर यानी कि वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर 10 वैल्यू को मैं असाइन करता हूँ। आप जब भी एक इक्वल टू का यूज करोगे तो यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन करते हो, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक इक्वल टू लगाया यहाँ पर, तो इससे मैं वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने 10 को स्टोर किया और यहाँ पर मैं प्रिंट करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। और इसके अंदर यहाँ पर आप यूज करोगे कंपैरिजन का, जैसे कि मैंने ए और यहाँ पर मैं यूज करूंगा इक्वल टू बी, यानी कि बी के बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर ट्रू होने वाली है। जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल को रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो ट्रू में मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर ट्रू में मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशन को चेक कर एक बार 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉल्स मिलने वाला है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो इक्वल टू का। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट यानी कि नॉट इक्वल टू का यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, यानी कि ए जो है वो नॉट इक्वल है बी के, यानी कि जो ए है वो नॉट इक्वल है बी के, यानी कि तो ए तो छोटा है और बी बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू रहने वाली है। जैसे मैं इस पर यानी कि रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू मिली है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर आप ग्रेटर देन का यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज किया। और यहाँ पर फिर से मैं आपको चेक कर रहा हूँ ए क्या बड़ा है बी से, नहीं बड़ा नहीं है, ए तो छोटा है बी से, यहाँ पर ये चेक हो रहा है। तो जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो फॉल्स मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। फिर यहाँ पर मैं यूज करूंगा प्रिंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट का यूज किया और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ लेस देन का। तो एक बार मैं यहाँ पर ए और यहाँ पर मैं लेस देन बी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लेस देन बी किया तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो ए है वो यहाँ पर चेक हो रहा है, यानी कि ए जो है वो छोटा है बी से, हाँ छोटा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए छोटा है बी से।
तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारी कंडीशन रहने वाली है ट्रू, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रू हमें मिल गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप लेस देन का यूज कर पाओगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो सिंपल यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का एक बार यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया। एक बार मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू रही, जैसे कि यहाँ पर हमारा इक्वल टू अगर ट्रू मिला, यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से या फिर बी के बराबर है। अगर यहाँ पर बराबर है तो भी हमारी कंडीशन रहने वाली है ट्रू, अगर ए बड़ा है तो भी हमारी कंडीशन रहने वाली है ट्रू। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, ना तो ए हमारा बड़ा है ना ही बराबर है, तो ये कंडीशन जो होने वाली है वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा आंसर फॉल्स में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक यानी कि बी को बराबर कर देता हूँ, ए को और बी को बराबर किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा आंसर मिलेगा वो ट्रू में ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए बराबर है, यानी कि यहाँ पर तो कंडीशन ट्रू हो गई, बट ए अभी भी यहाँ पर बड़ा नहीं है ए से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कंडीशन को चेक कर पाओगे। और एक बार मैं ए की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यानी कि 10 कर देता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पर आपको कंडीशन यानी कि फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर पाओगे। फिर यहाँ पर मैं एक बार और यूज करूंगा प्रिंट, यानी कि यहाँ पर आप करोगे लेस देन इक्वल टू का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि ए छोटा है बी से, हाँ छोटा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इक्वल टू, यानी कि बराबर है उसके, बराबर भी नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू ही रहने वाली है। तो जैसे मैं इस पर रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि आंसर हमारा ट्रू मिलने वाला है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने सारे एक एक कर यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इफ एल्स के साथ भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप देख पाओगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर का हमने किस तरीके से यहाँ पर 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं पाइथन के अंदर और ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और एक्सओर। यानी कि ये आप देख पा रहे हो ये एक सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को यूज कर ही हम किसी भी दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको एंड के केस में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आप जब भी यूज करोगे पहले हम समझ लेते हैं कि बिट क्या होती है। बिट का मतलब होता है यानी कि 0 और 1, यानी कि 0 का मतलब होता है यानी कि फॉल्स और 1 का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू। यानी कि ये आपका जो वर्क करते हैं ट्रू और फॉल्स पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जिससे कि यहाँ पर आपको क्लियरली हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लेते हो एक्स और वाई के केस में, यहाँ पर मैं एंड को समझाने वाला हूँ। तो एंड वर्क करता है अगर एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि 1 1 रहेगी तभी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। यानी कि दोनों कंडीशन अगर 0 रहेंगी तो आपको आंसर 0 मिलेगा, अगर दोनों कंडीशन 1 रहेंगी तो आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर 1 रही और एक भी कंडीशन 0 रही तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से एंड के केस में आप वर्क करते हो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर। फिर इसी के थ्रू यहाँ पर आप और के केस में यूज कर सकते हो। और का केस कहता है कि मुझे कोई भी एक 1 मिल जाए तो मैं आपको आंसर 1 दे दूंगा। अगर यहाँ पर आपको एक यानी कि 0 मिला और दूसरा 1 मिला तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर दोनों 1 है तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा, अगर दोनों 0 हैं तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो और का केस कहता है कि मेरा कोई भी कंडीशन मेरी एक भी ट्रू मिल जाए, यानी कि मेरे एक भी 1 मिल गया तो मैं आपको आंसर 1 ही दूंगा। फिर इसी के थ्रू यहाँ पर आप एक्सओर का यूज कर सकते हो। एक्सओर कहता है कि अगर 0 है तो यानी कि दोनों कंडीशन 0 रहेंगी तो आपको आंसर 0 रहेगा, यानी कि x और y की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ पर आपको आंसर 0 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सओर कहता है कि x की 1 है और y की 0 है तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर दोनों की 1 रहेंगी यानी कि एक्सओर के केस में अगर x की 1 है और y की भी 1 है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तो आपको यहाँ पर आंसर फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सओर काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक बार ट्रू टेबल्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ट्रू टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया, यहाँ पर ए और बी की जो कंडीशन है वो ये रहने वाली है। और यहाँ पर आप एंड के केस में यूज कर सकते हो 0 0, यानी कि ए और बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा।
इसी तरीके से ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि एंड कहता है कि दोनों वैल्यू मुझे 1 चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिल रहा है, क्योंकि इसके केस में यानी कि एंड के केस कहता है कि मुझे तो दोनों वैल्यू 1 ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिल रहा है। अब इसी तरीके से और के केस में देखते हैं, यानी कि और कहता है मेरी दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू मिलती है तो मैं आपको आंसर ट्रू दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 ही मिल रहा है। ए और बी की 1 में से यानी कि बी की 1 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिल रहा है। इसी तरीके से ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिलेगा। दोनों की वैल्यू यानी कि 1 1 है, यानी कि ट्रू है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक्सोर के केस में समझ लेते हैं। एक्सोर का केस कहता है 0 यानी कि दोनों 1 रहेंगी, तब मैं आपको आंसर 0 दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिल रहा है। एक 1 है और दूसरी 0 है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 मिलेगा। इसी तरीके से एक 1 है फिर दूसरी यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर दोनों की कंडीशन ट्रू रहेगी यानी कि 1 1 रहेगी, तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा पाइचार्म। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से यहाँ पर मैंने फाइल बना रखी है। अब इसके अंदर यूज करूंगा, मैंने यहाँ पर x नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैं 8 ले लूंगा, और यहाँ पर मैं y नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैं 10 लेने वाला हूँ। अब मैं इस पर परफॉर्म कराऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पर मैं एक बार यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो प्रिंट के केस में यहाँ पर सबसे पहले इसकी बाइनरी को निकालने के लिए हम बिन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने विन फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने x की एक यानी कि x की बाइनरी निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप x की बाइनरी निकाल सकते हो। मैं सेव किया मैंने, और यहाँ पर जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि x की जो बाइनरी है यानी कि 8 की जो बाइनरी है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं y की भी बाइनरी निकाल लेता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आपको y की भी बाइनरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो y की भी बाइनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जो 10 की बाइनरी आती है वो 1010 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इस पर हम एंड और एक्सोर का परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। एक बार मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो इसकी बाइनरी है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ बाइनरी यानी कि BO, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 100। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे, और एक बार जो 1 है। अब मैं यहाँ पर अब एक्सोर का परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं x और यहाँ पर एंड का केस लगाऊंगा, क्योंकि हम एंड पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना यूज किया। एक बार मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं, यहाँ पर मैं बिन को यूज करूंगा, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो x, और यहाँ पर मैंने एंड किया, और यहाँ पर मैं करूंगा बाई। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा x और यहाँ पर y। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर आया है। यानी कि एंड का केस कहता है अगर यहाँ पर 1 0 0 है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 और यानी कि 0 और 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर 1 मिल रहा है। एंड का केस कहता है कि दोनों ट्रू रहेंगी तभी मैं आपको आंसर ट्रू देने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका आंसर आ रहा है इसका। तो एक बार मैं यहाँ पर भी इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। और ये जो बाइनरी आ रही है 8 यानी कि 1000, ये जो बाइनरी है वो 8 की बाइनरी है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसे भी मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। फिर इसी के तरीके से यहाँ पर आप और के केस में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप और के केस में जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि और का केस कहता है कि अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, इसे भी मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो एक बार मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और ये जो वाली बाइनरी रहेगी वो 10 की बाइनरी है। एक बार मैं
से भी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं विन फंक्शन का यूज किया। विन फंक्शन को आप इसलिए यूज कर सकते हो कि बाइनरी निकालने के लिए किसी भी यानी कि आप बाइनरी निकाल सकते हो किसी भी नंबर की, यहाँ पर आप विन फंक्शन का यूज कर बाइनरी निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप और का यूज करोगे तो और यानी कि आप इस तरीके से यहाँ पर और का सिंबल्स देख रहे हो। और ये जो आप बाइनरी देख रहे हो ये 10 की बाइनरी निकल कर आई है। यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिल रहा है। यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है। और कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिल जाए तो मैं आपको आंसर ट्रू दे दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप 0 देख रहे हो और यहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको आंसर 0 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको आंसर क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो बाइनरी है वो 10 की बाइनरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो बाइनरी है वो 10 की बाइनरी। एक बार मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे एक्सोर। एक्सोर को यहाँ पर आप इस तरीके से यूज कर पाओगे जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक्सोर का सिंबल से होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर मैं इस फाइल को फिर से रन करूंगा तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा यानी कि 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ जैसे कि OB। तो सिंपल यहाँ पर आप जो बाइनरी निकल कर आई है ये OB और इसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ये बाइनरी निकल कर आई है वो एक 2 की बाइनरी है यानी कि 10 जो होती है वो 2 की बाइनरी होती है। तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि एक्सोर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर के केस में अगर यहाँ पर आपको x और y की जो वैल्यू है वो 0 0 मिल रही है तो आपको आंसर भी यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है। यहाँ पर अब एक्सोर कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो यहाँ पर मैं आपको आंसर ट्रू दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर कह रहा है कि यहाँ पर 0 यानी कि 0 है और यहाँ पर आप y की वैल्यू में यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 है तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो बाइनरी है यानी कि इसे मैं एक बार हटा देता हूँ और ये जो बाइनरी है यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये बाइनरी 2 की है यानी कि 10 जो बाइनरी होती है वो 2 की होती है और 2 की बाइनरी इसलिए आ रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0 0 यानी कि यहाँ पर भी आपका 0 आना चाहिए बट किसी भी संख्या के आगे आप 0 लगा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये 10 तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 10 वो एक 2 की वैल्यू आई है और इसके आगे यानी कि 1 के आगे हम कितने भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 0 नहीं देखने को मिल रहे हैं आगे क्योंकि यहाँ पर 0 0 तो यहाँ पर भी आपको आंसर 0 मिलता। तो यहाँ पर 1 1 आया है। 1 1 के केस में मैंने आपको समझाया था अभी कि अगर यहाँ पर एक्सोर के केस में अगर दोनों कंडीशन 1 रहेंगी तो आपको आंसर 0 मिलेगा यानी कि ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलने वाला है यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्सोर के केस में जो बाइनरी आई है वो 2 की बाइनरी आई है जैसे कि 10 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इन सारी कंडीशन को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमने देखा कि बिट वाइज ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करते हैं और जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो बाइनरी यानी कि आप देख पा रहे हो बाइनरी पर वर्क करते हैं यानी कि बिट पर काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बिट वाइज ऑपरेटर को। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बिट वाइज ऑपरेटर को यूज किया। यहाँ पर आप टेबल के थ्रू भी यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये बिट वाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।